अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, साइफर केस सिफर साबित हो गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए साइफर केस से बरी और 10 साल की सजाओं को भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में शामिल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुत्तफिका तौर पर फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इससे कबल बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई। समाअत के आगाज पर वकील सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ अदालती नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि आजम खान ने साइफर साबिक चेयरमैन पीटीआई को दिया, इससे मुतालिक कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि साइफर वसूली से मुतालिक तो आपके मौक्किल का अपना इतराफी बयान मौजूद है, जिस पर वकील सलमान सफदर का कहना था कि यह तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो बात साबित करें। कानून बड़ा वाज़ेह है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। वकील सलमान सफदर का दलाइल देते हुए मजीद कहना था कि रात 12 बजे तक समाअत हुई। जब 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ उस दिन फैसला भी सुना दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 11 बजे 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ और 1.5 घंटे बाद बयान जारी कर दिया गया। फिर 1 घंटे में अदालत का 77 सफ़हात का फैसला कैसे आ गया? दुनिया में कोई ऐसी अदालत होती है जो दिन 11 बजे मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करे और 1 घंटे बाद 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दे? दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया कि लापरवाही का इल्जाम जो बानी चेयरमैन पर लगाया गया है, ये इल्जाम उन पर लगता ही नहीं है। 4 गवाहान के मुताबिक साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। 2 साल तहकीकात हुई, उसके बाद FIR दर्ज हुई। बाकी 8 कॉपियां भी FIA की कार्रवाई के बाद वापस हुई। जो 8 कॉपियां बाद में आईं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साइफर अगर गुम जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को बताना होता है, जो कि नहीं बताया गया। गैर जिम्मेदारी की बात हो रही है तो यह केस वजारत खारजा ने क्यों नहीं बनाया? वजारत खारजा 2 माह बाद सिर्फ गवाही के लिए इस केस में आए। जिस बंदे को गवाह बनाया उसने खुद कहा कि साइफर गुम गया था। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया। बानी पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जबकि हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। अदालतों से जुड़े मामलात और कुछ सियासी मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कोऑर्डिनेटर है प्राइम मिनिस्टर के राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी अजहर सिद्दीक साहब करेंगे, सीनियर माहिर कानून भी हैं। सर, बड़ा दिन आप लोगों के लिए, क्योंकि साइफर का जो एक पूरा नैरेटिव था उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो वतन गद्दारी में भी शामिल होता है और आपको पता है उसके बहुत सारे एंगल्स और एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें बताए जा रहे थे, लेकिन आज जो है वो सजाएं जो है मुअत्तल कर दी गई हैं। क्या कहेंगे सर? शुक्रिया। एक तो पूरी कौम को मुबारक हो। खैर, पाकिस्तानी तारीख में इमरान खान साबित हो गया कि सबसे बड़ा लीडर है। वो कोई डील करके नहीं गया, ना उन्होंने कोई डील की ना कोई डील करनी है। इस मुल्क में रहा, मुकाबला किया, सजा होने के बाद अपीलों में, ये नहीं थे मुल्क छोड़ के भाग गए, सजाएं हुई फिर निकल गए, फिर जब तक डीलें ना हुई फिर मुल्क में आकर बैठकर उन केसों को डील किया नहीं। और आप खुद सोच लीजिएगा, मैं तो पहले दिन से एक बात करूं और मैंने इस बारे में पेशगोई की थी कि बड़ी ईद से कबल इमरान खान बाहर होंगे, लेकिन वो इद्दत की केस जज साहब ने, जो नए जज साहब आए हैं, वो पहले दिन से बायस्ड आ गया। वो 25 जून की डेट डाल दी है। लेकिन ये 2-3 केसेस तो नहीं है ना जिनमें उनकी गिरफ्तारी डली हुई है? वो तो फहरिस्त बहुत तवील है गिरफ्तारी वाले केसेस की। ना उन वो देखिए 9 मई के बाद जितने केसेस अभी तक सामने हैं उनमें वो जमानत कबल गिरफ्तारी में मौजूद है और अदालतों में वो पेंडिंग है। ठीक है, इस वक्त सिर्फ एक इद्दत का केस रह गया। हाँ, शाह महमूद कुरैशी के उन्होंने ताजा तरीन 9 मई के केसों में गिरफ्तारी डाली, वो एक अलहदा बात है। लेकिन आप बेबसी देखिएगा कि किस तरह से यानी प्रोसिक्यूटर, याद रखिएगा ये टेरियन वाइट जो है ना, एक अपना मुंशी का वकील अपॉइंट हुए थे और यहाँ नैब ने, यहाँ FIA ने प्रोसिक्यूटर बना लिया। ये रिकॉर्ड पे रिजवान अब्बासी साहब आपने देखा तो यहाँ पूरा जो गठजोड़ था, प्रॉक्सी भी सामने आया। आपको पता है मौजूदा हुकूमत जो प्रॉक्सी है, जो लोग थे उन सब ने कोशिश करके देख ली, लेकिन मेरिट के ऊपर कोई बता दे कि 3 महीने अपील चली, पूरी कोशिश की उन्होंने, आखिर में मिनटों पे आगे गई जनाब। अच्छा, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पूछूंगी साइफर से जुड़ी आपसे, लेकिन मैं बिफोर आई गो टू एहसान सिर्फ ये जरूर मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अभी इन्हीं अदालतों से अगर कोई फैसला आप लोगों के खिलाफ आ जाए तब भी आप इसी तरह से अदालत को अप्रिशिएट करेंगे और मान जाएंगे फैसला, या तब तनकीद करेंगे? क्योंकि नॉर्मली यही होता है, फिर तनकीद होती है। नहीं, देखिए मैं एक पहले बात बता दूं आपको, इससे कबल तो हम देखते हैं कि अदालतों पर दबाव था और उसका सबूत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस, पूरी पाकिस्तान के हाईकोर्ट के जजेस ने कह दिया। और ये मुझे भी अंदाजा है, अदालतें इस तरह की आजाद चाहिए हमें, जो आजादी और खुद मुख्तारी से फैसले कर सके। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आजाद नहीं है, हाई कोर्ट आजाद है क्योंकि आपके हक में फैसले आते हैं?
नहीं नहीं, ये सवाल ये नहीं है। आप देखें नहीं सर, सवाल इसलिए है ना कि रऊफ हसन साहब ने कल परसों गुफ्तगू में कहा है ना, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब हमारे केसेस वाले बेंच में ना बैठा करें, उनके आने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, उसकी वजह है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वकला ने एतराज नहीं लिया, वो हमारी एक अपनी वजह है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि मौका था इनके पास, हमने मिसाके पाकिस्तान करते, मुल्क को आगे बढ़ाते, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव पकड़ के, उंगलियां पकड़ के ये अब मुल्क नहीं चल सकता। और इन्होंने पूरी को नवाज शरीफ देखे ना, पूरी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के साथ चला है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमें इल्जाम लगता रहा कि जनाब आए, और वो आपको पता है कि नहीं सर, ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। आई एम सॉरी, ये आप नहीं कह सकते कि आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं चले, कोई और चला है, नवाज शरीफ चले, जरदारी साहब चले, इमरान खान साहब भी चले, बल्कि वो वाहिद लीडर हैं इस मुल्क की तारीख में जिन्होंने बाद में आके एतराफ भी किया इस बात का कि मैं सब कुछ उनसे पूछ के करता था। नहीं देखे, मैं इसकी छोटी सी बात, वो तो देखे ना जी, जब आप हुकूमत में होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये रोल रहा, वो दहशतगर्दी के मामलात में, बाकी मामलात में तो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ चले। अगस्त 2018 में हुकूमत आई, आरटीएस बिठाया गया हराने के लिए, आपको डाउट रह गया, यानी 8 महीने बाद ही अपना ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमसे राब्ता हो गया जनरल बाजवा का, उन्होंने कहा पंजाब की हुकूमत ले लें, फिर नवाज शरीफ देखा इस मुल्क से बाहर चला गया, और बाद में वो तो राणा सनाउल्लाह सारे ही मानते हैं। सर राणा साहब गुफ्तगू में शामिल कर लूं राणा एहसान को वैसे, लेकिन उन्हीं जनरल बाजवा को आप लोग, आपके लीडर ने बाद में कौम का बाप भी कहा, उन्हीं जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन देने के बाद दूसरी ताहयात एक्सटेंशन भी ऑफर करने की बात की, तो मेरा ख्याल है कि फिर जी देखिए मैं एक बताऊं, हमने कोई ताहयात एक्सटेंशन देने की बात नहीं की। अगर जो पहली एक्सटेंशन देने की बात है, ये अपना देखे ना, ये ना करते, इनको रोका था नवाज शरीफ को। कमाल है, आप गवर्नमेंट देने को तैयार हैं, उन्होंने साथ में वोट कर दिया तो आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं मैं तो बताना ये चाह रहा हूँ ना कि ये हम पे इल्जाम लगाना है, भाई ये तो पहले दिन से खिलाड़ी हैं। अच्छा चले अभी आपने एक बात की ना अपनी गुफ्तगू के आगाज में, आपने कहा कि जी आज बहुत बड़ा दिन है, आपने कौम को भी मुबारकबाद दी, आपने कहा कि वो जो पूरा हवा बनाया गया था वो आज खत्म हो गया। राणा साहब क्या कहेंगे सर, क्योंकि जब हम बात करते हैं नैरेटिव बिल्डिंग की, तो आप लोगों की जमात की तरफ से भी साइफर का केस हो, इद्दत का केस हो, हमने देखा कि वाकई बहुत ज्यादा बयानबाजी आप लोगों की तरफ से की गई, ये कहा गया कि वो गद्दार हैं, साइफर केस से साबित होता है। आज एक फैसला आया सर, कैसे देखते हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इद्दत के मामले में तो पीएमएलएन ने ना कोई बहुत ज्यादा इस पे बयानबाजी की है, ना वो केस हमने इनिशिएट किया, ना हम उसके फरीक हैं। वो तो एक साबका शौहर और उनकी साबका बेगम का एक फैमिली मैटर है, और उसके पीछे या उसके परसूअल में पीएमएलएन का कोई रोल नहीं है। बहरहाल आज जो जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो जजमेंट इनके फेवर में आई है, लेकिन हमारा मौकफ तो पीएमएलएन का मौकफ तो आज भी वही खड़ा है कि इन्होंने साइफर को मिसयूज किया, उस पे कंस्पिरेसी का कोई एलिमेंट नहीं था, उन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया और एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट से के साथ वो खेले। अब इसकी जो डिटेल जजमेंट आएगी उसको पढ़ के फिर देखा जाएगा कि क्या वो लकूनास थे या क्या वो गैप्स थे जिसकी बुनियाद पे इनको रिलीफ मिला। हमारी नजरों में वो बिल्कुल गिल्टी हैं। उन्होंने एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट से, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि उसको सियासी रंग दिया गया हो और उससे सियासी फायदा उठाया गया हो, और एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो क्लासिफाइड होता है उसको डी क्लासिफाई किए बगैर उसको पब्लिक किया गया हो। तो ये सारे मामलात अब ये जब लेकिन राणा साहब ये जो बात आप कर रहे हैं ना डी क्लासिफाई करके पब्लिक करने वाली बात, एक तो आपने कहा कि ग्राउंड्स क्या हैं, जो एक दो ग्राउंड्स पता चले वो तो अभी तक रिमार्क्स के जरिए यही पता लगे हैं कि एफआईआर जो थी वो और जो प्रोसिक्यूशन आके केस प्लीड करते रहे उनमें जमीन आसमान का फर्क था, वो चीजें उठाई नहीं गई। फिर उन्होंने कहा जी कि सुबह आप एक बयान रिकॉर्ड करते हैं, 2 घंटे के बाद आप 77 सफ़ों का फैसला लिख के दे देते हैं। ये कौन सी कोर्ट है जो ऐसा कर सकती है? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इस तरह के और भी कुछ रीजंस हैं जो उनकी तरफ से सामने आए हैं। लेकिन ये जो अभी आप डी क्लासिफाई वाली बात कर रहे हैं ना सर, बहुत से सीनियर माहिर कानून इस मुल्क के कंटिन्यूअसली ये बात करें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कर सकता है, प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाई कर दे, जो मर्जी करे, उसका इस्तेहकाक है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन नहीं किया ना, डी क्लासिफाई नहीं किया, उसको किए बगैर जो है वो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाया। काबीना में नहीं लेकर गए थे डी क्लासिफाई करने के लिए, अब उसके अमल को आप जो मर्जी क्वेश्चन करें, किया तो था। देखें, बात ये कैबिनेट के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल उसको नहीं किया था। बहरहाल मैं ये जरूर आपसे एग्री करूंगा कि प्रोसिक्यूशन की क्या वीकनेसेस रही, जो एफआईआर और प्रोसिक्यूशन के गैप्स थे। बहरहाल देखें, ओवरऑल ये मैं जरूर तस्लीम करूंगा कि आज ये पीटीआई का एक नैरेटिव बिल्डिंग का इनको मौका मिल गया है कि ये कोई ये सुरखरू हो गए, लेकिन मेरे नजदीक, पीएमएलएन के नजदीक
बिल्कुल इन्होंने इस डॉक्यूमेंट को मिसयूज किया, जिसकी वजह से आपके डिप्लोमेटिक टाइज भी हर्ट हुए। और अभी देखते हैं, अभी जब डिटेल्ड जजमेंट आएगी फिर इस सर मिसयूज कोई किसी चीज का मिसयूज हो जाना या उस चीज को इस्तेमाल करने के बाद ये साबित हो जाना कि कोई शख्स गद्दार है, ये दो अलग बातें हैं ना। नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग की जाती रही आप लोगों की तरफ से। आपको नहीं लगता, आपने कहा ये आज इनका सुरखरू होने का दिन था, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी बातें जो आप लोग कहते रहे वो सब में ही आहिस्ता आहिस्ता सुरखरू होते जा रहे हैं? 9 मई के 4 मुकदमात से इमरान खान साहब जो है उनको रिहाई मिल चुकी है, ये कह करके कोई शवाहिद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, अदालत का वक्त ज़ाया ना किया जाए। आज इस्लामाबाद के अंदर 3 हलकों का जो मामला है सर वो आपके सामने, आपके कैंडिडेट्स के अपने वकला भाग गए हैं केस छोड़ के कि जी हम इस केस की पैरवी नहीं कर सकते। उसके बाद साइफर का डिसीजन आ जाता है। डोंट यू थिंक कि बहुत सारी चीजों से हवा निकल गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हवा निकली। देखिए, एक चीज तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, इन्होंने क्या किया साइफर के साथ। साइफर के साथ इन्होंने साजिशी एक बयानिया बनाया और उस साजिशी बयानिया को इन्होंने पब्लिक में आम किया और अपने सपोर्टर्स को इन्होंने एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग की उनकी कि ये कोई अमेरिकन साजिश या कोई इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो नाफिज की गई है, जो कि एक झूठा बयानिया था और उसके अंदर बिल्कुल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया गया। तो आज अगर ये अदालती कोई प्रोसिक्यूशन की वीकनेस की वजह से या जिस भी मामला, जिस तरह मैंने कहा कि जब डिटेल जजमेंट आएगी तो इसको या तो गहराई से केस को पढ़ा जाए तो फिर पता चलेगा कि कहाँ गैप्स थे प्रोसिक्यूशन के। बहरहाल एक इनको जो है एक नैरेटिव जरूर आज मिलता है इस बुनियाद के ऊपर। सर प्रोसिक्यूशन की पिछली हेयरिंग में भी जब जज साहब ने पूछा कि हुकूमत अगर कोई गिरा रहा है तो क्या जिसकी हुकूमत गिर रही है वो आवाम को बताए भी ना कि उसकी हुकूमत गिराई जा रही है, तो इस पॉइंट से प्रोसिक्यूटर ने एग्री किया। कहीं पे तो प्रोसिक्यूशन के आपके ख्याल में तो गैप्स होंगे, लेकिन चले थोड़ा सा आगे भी इसके साथ बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि अभी आपने फिर भी डिफेंड किया उसी बात को साइफर वाली, बिफोर आई गो बैक टू अजहर साहब, आप ये समझते हैं कि फिर आज फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था? बिल्कुल जी, इंसाफ पे मबनी था। इससे नहीं, मैं राना साहब से जरा, मैं अजहर साहब आपकी जाने बात हूं, आई जस्ट वांट टू टेक हिज पॉइंट कि वो समझते हैं कि आज इंसाफ नहीं हुआ अदालत से। देखिए, हम तो समझते हैं खान साहब बिल्कुल गिल्टी थे। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा की जो है वो मुहिम चलाई साइफर के ऊपर बेस करके, जिसके बहुत सारे मुहर्रकात थे। 9 मई का वाकया इसी बुनियाद पे किया गया जब आपने अवाम की जहन साजी की। तो बिल्कुल हम समझते हैं ये किस वजह से ये डिसीजन आया, ये डिटेल जजमेंट में देखा जाएगा कि क्या किन वजूहात की वजह से ये रिलीफ जो है वो खान साहब को मिला। और डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको देखेगी और अगर इसको चैलेंज करना हो इस वर्डिक्ट को तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। चलेंगे चैलेंज वाली बात पे ना मैं अजहर साहब और भी बातें करेंगे सर, लेकिन ये चैलेंज अभी हो सकता है, अपील में जा सकता है, सिंस यू आर अ लॉयर थोड़ा सा अगर इसकी रहनुमाई कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये अपील में चैलेंज हो सकता है आईनी और कानूनी तौर पर। लेकिन मैं जो कि साइफर की प्रोसीडिंग में रहा हूं, एक बात की मैं दुरुस्तगी कर दूं, इनके प्रोसिक्यूटर ने सैयद हामिद अली शाह ने कोर्ट के अंदर एडमिट किया कि साइफर के कंटेंट वही हैं जो इमरान खान ने बताए कि अपना अमेरिकियों ने बाकायदा धमकी दी, मार्च किया, उसके बाद ये डोनाल्ड लू का बयान जो मर्जी लेके आ जाए, साइफर के अंदर जो कुछ लिखा था। और कमाल की बात है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज तक रिकॉर्ड के ऊपर पेश नहीं किया। ये बड़ा दिल करना चाहिए। और अजहर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोसिक्यूटर ने खुद ये इस्तदा भी की कि डोनाल्ड लू की जो स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड कराई है वो अदालत के सामने पेश की जाए। तो वो स्टेटमेंट तो वैसे भी मुताबिकत रखती है, वो तो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, तो क्वेश्चन तो है ना कि साइफर की हद तक इन्होंने मान लिया। उसी के बाद तो आपको दिखे ना, उसी के बाद क्या हुआ, उसके बाद पैमरा ने पाबंदी लगा दी लाइव टिकर के ऊपर। मैं तो कोर्ट के अंदर मौजूद था, मुझे तो पता है ना ये सारा कुछ। और वो दिन इनकी हार का दिन था कि जिन्होंने बहुत बड़ा बयानिया बनाया। देखें, बात बड़ी वाज़ी है, मुहिब्बे वतन हर एक को होना चाहिए, और अगर एक गद्दार है तो गद्दार है, मगर आप हर एक को गद्दार ना कहें। यानी इस मामले में इन्हें देखे ना, अमेरिका वगैरह जो मुल्क के साथ साजिशें कर रहा है, जो कोई भी मुल्क है, तो वो सबका दुश्मन है ना। आप लोग उसकी सपोर्ट करें और अगर हम कहें तो हमें गद्दार बना दें। अब तो कौम को समझ आ चुकी हुई है, बयानिया इमरान खान का कामयाब रहा, वो खड़ा रहा, वो कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आइंदा भी खड़ा रहेगा। मुझे अजहर साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आप इससे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। थोड़ा सा ये जो नैरेटिव की भी आप बात करें, अभी आपने अपनी पहली गुफ्तगू में कहा कि इन्हें चाहिए था कि मिसाके जमहूरियत करते, मुल्क को आगे लेके चलते। रुकावट कौन था इस प्रोसेस के अंदर, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे बात करी थी, आपने कहा कि मुल्क को आगे लेके जाने के लिए इन्हें चाहिए था ये कुछ करते। सर, रुकावट ये थे आगे लेके चलने के लिए और मिलके बैठने के लिए, रुकावट आप थे, आपके लीडर हैं, अभी तक हैं बल्कि। ना, मैं फिर बताता चलूं। देखिए, मैं बात ये देखिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, आइन कहता नहीं कराए। इन्होंने गवर्नमेंट गिराई हमारी,
वो गैर मुल्की साजिश की जो बातें हम करते थे वो तो हालात और वाकयात के साथ आगे गिरा। इनके पास बड़ा अच्छा टाइम था कि जब इमरान खान ने असेंबली तहलील कर दी थी आगे लेके चलते इलेक्शनों को, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती पीडीएम 1.0 बनाई, मुल्क का सत्यानाश किया। उसके बाद निगरान हुकूमतें जो हैं वो जो 90 दिन में इलेक्शन कराने थे ये उनको साल लेकर चलते रहे। ये जुल्म इन्होंने किया, हमने नहीं किए। और मैं चाहिए देखे ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठकर इमरान खान को गिराने के लिए लगे रहे हैं। इन्हें चाहिए था वोट को इज्जत दो का नारा लगाते। ये तो क्या अब हम ये समझें कि अब आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं इनको गिराने के लिए? मैं बताऊं, अब ये एक असूल तय होना है, एस्टैब्लिशमेंट का जितना काम है वो उतना काम करे। ये नहीं है कि वो मुल्क की सियासत में मुदाखलत करे, वो हुकूमतें तोड़े, हुकूमतें बनाए। ये माने या ना माने, इस पे मैं कहता हूँ आए बढ़े आगे, ये लोग आगे बढ़े आकर कौम के साथ और माने इस बात को। और बड़ा आसान हल बता दूं आपको, ये गवर्नमेंट अब फॉर्म 47 के जरिए 45 के जरिए अब गिरने वाली है, कुछ नहीं रह गया। सर हुकूमतें गिरने के लिए कोई पुश भी चाहिए होता है, माजरत के साथ वो पुश अब आपकी जमात के अंदर नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है 5वीं दफा तो आप जलसा अनाउंस करके जलसा कैंसिल कर रहे हैं, जलसे तक तो आप कर नहीं पाते जो आप ऐलान करते हैं। पुश कहां से आएगी सर? गवर्नमेंट चल रही है, माशी इंडिकेटर्स, अगर इन्फ्लेशन की बात करें अभी बजट से पहले तक तो कम से कम बेहतर लग रहे हैं, मैं पोस्ट बजट नहीं कह सकती। क्यों जाएगी हुकूमत घर? देखिए मैं वजह बताऊंगा आपको। आप बताएं ना मुल्क कौन सी मईशत बेहतर लग रही है जरा आए। जब हमारी हुकूमत गिराई थी डॉलर कितने का था, मुल्क की जीडीपी उस वक्त कितनी थी, मुल्क के फॉरेन रिजर्व कितने थे, अगर आप उन चीजों को देखें महंगाई कहाँ। सर इसका जवाब आप ही अपने जमात के एक रहनुमा ने कुछ दिनों पहले मेरे शो पे दिया था कि 1947 में आटा सबसे ज्यादा सस्ता होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो विद टाइम इवॉल्व करती जाती हैं, जाहिर सी बात है कि कीमतों में इजाफा होता है। तो ये कंपैरिजंस फिर अनड्यू नहीं होते जो आप लोग करते हैं कि मेरे दौर में ये था, आज के दौर में ये है। ना मैं बात ये नहीं कर रहा, ये तो ये लोग करती है ना, वही एक टेप चल रही होती है, ये बातें ये करते हैं। मैं तो बात कह रहा हूं कि मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से अभी हम नौवीं वालों से बात नहीं करेंगे। अब हम बात नहीं करेंगे जिन्होंने वो अपना फॉल ऑफ ढाका के हवाले से बात, फॉल ऑफ ढाका के हवाले से क्या बात की है? जो रीजन है महमूद रहमान की कमीशन की रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए। कौन कसूरवार था ये कौम को? अच्छा ये जो बात वैसे आप कह रहे हैं थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जरूर मैं राना साहब से कमेंट लेना चाहती हूँ। राना साहब ये अभी कल फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है, जो बात अभी अजहर साहब कर रहे हैं कि ये नैरेटिव के ऊपर एक नैरेटिव जो बिल्ड करने की कोशिश है, बहुत सारे वैसे खत्म हो गए। अभी महमूद रहमान कमीशन वाला एक नैरेटिव आप लोगों की तरफ से आ रहा है। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि उन्होंने लोगों को अगर ये कहा है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, इसमें क्या गद्दारी है या क्या मुल्क दुश्मनी है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट अगर पब्लिक होती है और उसकी डिमांड करना, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है, ना उसमें कोई गलत बात है। और हमने भी इसका तस्करा जरूर किया होगा माजी के अंदर, और जमहूरी जमातों में से ये आवाज पहले भी निकल चुकी है। लेकिन जो वीडियो उसके साथ अटैच की गई है वो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड वीडियो है, जिसके अंदर मुजीबुर रहमान को हीरो दिखाया जा रहा है और बाकी बहुत सारे जो आपके अदारे हैं उनको गद्दारी के करीब लेके जाया जा रहा है। फिर मुजीबुर रहमान हीरो नहीं था, गद्दार था। नवाज शरीफ साहब माजी में खुद कहते रहे वो गद्दार नहीं था, जो उसको गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं वो गलत बयानी करते हैं। आप इसको इतना सिंपल ना रखें ना, इसको इतना सिंपल ना रखिए। उस पूरी वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रही है, अदारों के खिलाफ हेट को प्रमोट कर रही हैं, आपके जो अदारों के सरबराह हैं उनके खिलाफ हेट को प्रमोट कर रही हैं, और वो हकायक से दूर है। मिसाल के तौर पे क्या? मिसाल के अगर मैं एक्चुअली इस पे रहनुमाई चाहती हूँ, मिसाल के तौर पे क्या? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि 2018 में अगर आप आ जाएं तो हमारा मैंडेट हमारे मुताबिक चुराया गया था, लेकिन हम उस वक्त मुल्क तोड़ने के साथ तशरी इसको नहीं कर रहे थे कि हम असेंबलियों का हिस्सा बने। और अगर आप इनका माजी देख लें तो इन्होंने पीटीवी पे हमला किया, इन्होंने असेंबली पे हमला किया, नाफरमानी के लिए लोगों को कहते रहे कि आप बिल जला दें, आप जो है हवाला हुंडी करें। फिर इन्होंने जब इनके अरेस्ट वारंट आए तो इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल बम मारेंगे, इन्होंने 9 मई के वाकयात किए। तो ये इनकी तारीख है। और फिर जब तारीख तो हर सियासी जमात की नहीं है इस मुल्क के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के हमले की भी आपकी जमात की भी एक तारीख है, आप जो भी तौजीह उसकी आज दें। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि मरियम नवाज को कुछ हुआ हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। इदारों की अगर बात करते हैं, खलाई मखलूक किसने कहा? इदारों के हेड्स के नाम ले लेके कौन तनकीद करता रहा? आप अदालती एक ऐसा वाकया जो 25 से 30 साल पहले हुआ, जिसके लिए उस वक्त भी लीडरशिप ने कंडेम किया कि अदालतों पे हमला आवर हुए, इसको कौन एक्सेप्ट करता है? कौन कहता है कि अच्छी चीज हुई? हर एक ने उसको कंडेम किया, और वो वर्कर्स ने अगर किया तो उसको कोई आप वो 25 साल पुरानी बात को आप
आज की मिसाल जो पिछले 1.5-2-3 सालों में होता रहा है उसके साथ आप कंपेयर करके आपने कहा ना तारीख है, मैं तो इसलिए हवाला दे रही हूँ कि सर जब जोश में होते हैं लोग, जब किसी पार्टी को लगता है कि हमें ज्यादती हो रही है या हमें कॉर्नर किया जा रहा है, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स और बातें तो हर कोई करता है। बात की 1 मिनट ना, मैं हाजिर तारीख की बात कर रहा हूँ, आप 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं जिसको सब कंडेम करते हैं। अच्छा चले सर, ये चले मैं 25 साल की नहीं, मैं 3-4 साल पहले की बात कर लेती हूँ। खलाई मखलूक, फरिश्ते, कौन कहता था सर? जो नारे लगते थे आप लोगों के जलसों में, मैं अभी यहाँ पे क्या दोबारा उनको दोहराऊं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये कहा कि हम नहीं चाहते कि जो है वो मुदाखलत हो सियासत में, और आज की एस्टैब्लिशमेंट भी यही कहती है मुदाखलत ना हो सियासत में। इमरान खान भी यही कह रहे हैं, अब तो इमरान खान भी यही कह रहे हैं। इमरान खान नहीं, इमरान खान ये नहीं कह रहे। इमरान खान कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे, हम अपने सियासी हरीफों से बात नहीं करेंगे, और जो मुदाखलत की गई 2018 में उसको जब अनवाइंड किया गया है या उसको पैकअप किया गया है बैक ऑफ करके, तो उसके असरात आजकल वो जो है वो चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इमरान खान जिसको लॉन्च किया गया था, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा, और ये अब उसने अपनी असलियत 9 मई के वाकयात से दिखा दी, और बिल्कुल ये प्रोजेक्ट अच्छा, एक आपकी बात बड़ी वैलिड है जो आप कह रहे हैं ना कि जो एस्टैब्लिशमेंट से इदारों से बात करने की बात है, उसमें तो खैर फिर अगेन बात वही आ जाती है। मरीम नवाज भी कहती थी कि पावर टॉक्स टू पावर, लेकिन अजहर साहब ये जो बात अभी कर रहे हैं ना राना साहब, दरवाजे सियासी जमातों के लिए बंद सियासी जमातें नहीं करती, जो आप लोग कर रहे हैं। ये पहले भी मैंने सवाल किया और मुसलसल आप लोगों की तरफ से यही लाइन आती है जी कि हम इनसे क्यों बात करें, हम इनसे बात नहीं करेंगे। देखिए, एक बात तो आप ज़हन में रख लीजिएगा, गाड़ी की डिक्की में छुप के हम नहीं जाते थे। गेट नंबर 4 पे, नाम ले रहा हूं मैं आपको, अतातर्ड का नाम ले रहा हूं मैं आपको, शबाशी का नाम, इनके कई लीडर हैं जो गेट नंबर 4 के आज भी जाके वहीं हाथ बांधे वहां बैठे होते हैं। राना एहसान कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा ना करें। ये देखिए, आप गाड़ी की डिक्की में, मैं वाकया इतना मशहूर है, मैं आपको क्या बताऊं, आपको ये बातें छोड़ दें। अब बच्चे भी सर अजहर साहब आप भी जाने दें सर, वो गाड़ी की डिग्गी वाली कहानी तो मेरा ख्याल है वो हमें पता है, वो एक कैरेक्टर थे हमारी पॉलिटिक्स में, शेख रशीद साहब ने सुनाई थी कहानी, मेरा ख्याल है उनको ना ही कोट करें तो बेहतर है। नहीं, बच्चे को पता है कि इस वक्त बूट पॉलिश का लफ्ज मैं नहीं कहता, चले झूठ बोला गया, अवाम को गुमराह किया गया था। बच्चे को पता है कि खान साहब ने झूठ बोला था 35 पंथरों का। जागती है आपकी। देखिए, एक बात बड़ी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, बच्चे को पता है, आ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, रेफरेंडम करा लें इन्हें, कि आ जाए रेफरेंडम करा लें, बताएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी कौन है इस वक्त, आ जाए कुरान मजीद पे कसम खा लेंगे। नहीं अजहर साहब एक सेकंड देखिए, इस वक्त अवाम में मकबूलियत वाली बात हम आपकी मान भी लेना सर, तब भी ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई मकबूल है तो वो गलत बात करेगा तो हम उसको भी मान जाएंगे। ये बात तो सर है ना कि रिजिडिटी है, दरवाजे आप बंद करें, आप सियासी पावर से बात नहीं करना चाहते और खुद को एक सियासी कुव्वत कहते हैं। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, उनके पास है क्या देने के लिए, प्रॉक्सी है ना, वो देखे ना। फैसल वाडा, मुझे ये बताएं, ये सियासी जमात है ना, इन्होंने मोहसिन नकवी को क्यों सेनेटर बनाया, इन्होंने अपना काकड़ को क्यों सेनेटर बनाया, इन्होंने सरफराज बुख्ती को बतौर वजीर आला बलोचिस्तान क्यों बनाया। सर काकड़ साहब के आप लोगों की जमात के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये हर एक को पता है, वो सारे इकट्ठे गए हैं बाहर, अपने यूके में क्या करने गए थे, मैच देखने गए थे। ये मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, सियासी कुव्वतों के पास, इनके पास देने के लिए है क्या, ये बहाना बनाती है 9 मई का, आ जाइए हमारे चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले। ओ भाई, चार्टर ऑफ इकोनॉमी से पहले ये तय करें कि एस्टैब्लिशमेंट को आए, इन्हें कहें आज ही कहें कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ कसम खा के कहते हैं नहीं चलेंगे। आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कसमें खाने का कह रहे हैं, आप खुद कहते हैं हम उनसे बात करेंगे। देखिए, मैं वजह क्या है, वो जो हमने बात उस वक्त कही ना कि ये प्रॉक्सी हैं, इनके पीछे जो बैठे हुए हैं, फिर उनसे बात हो ना, इन्होंने करना कुछ नहीं। सर 2018 में अगर ये आपको प्रॉक्सी कह देते और आपके साथ मिलकर चलने को इनकार कर देते, तो फिर आप लोग जो 3-4 साल हुकूमत की कर सकते थे। नहीं, देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं ये चाहते ना, ये चाहते कि कुछ ना करते। इमरान खान साहब जो ज्यादती हो रही है, झूठे पर्चे देखे ना, सारे एक एक करके गिर गए हैं। यानी ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने तो 6 साल लगे ना, 7 साल लगे, वो जो कुछ भी है। इमरान खान तो 2 साल के अंदर ये सारा निजाम नंगा हो गया है। पर्चे करके, झूठे पर्चे जितने भी करा लिए, बगावत कितने लोगों के साथ जुल्म हुआ है। देखिए, मैं बताऊं, मजलूम की आसमानों तक जाती है। इन्होंने जो हमारी खवातीन के साथ, जो मजलूमों के साथ। चले मैं एक ब्रेक ले लूं सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और इश्यूज है, व्यूअर्स उन पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। राना साहब,
किसी भी सियासी जमात के साथ इख्तलाफ किसी भी सतह का हो, लेकिन जमहूरी अदवार के अंदर जब एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है मुल्क के अंदर, किसी और सियासी जमात को बैन करने की बातें उठना, काबीना में डिस्कस होना, ये जमहूरी रवैया है राना साहब? देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि इनके पास देने को कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लेशन जो है वो 11.76% पे आ गई है। स्टॉक मार्केट जो है वो आसमानों से बातें कर रही है, जो इंडिकेट करती है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है मार्केट में बढ़ रहा है। डॉलर मुस्तहकम हो गया है, रुपया जो है वो मुस्तहकम हो गया है डॉलर के कंपैरिजन के अंदर। फिर आपके इंटरनेशनल सरमायाकारी की नवीद जो है वो सऊदिया की तरफ से, यूएई की तरफ से अभी चाइना का दौरा है, जो बता रहा है कि दुनिया का एतमाद इस हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर है कि वो यहाँ सरमायाकारी करेंगे। ये इनका खौफ है। IMF का मुआहदा आगे बढ़ने लगा है, हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ बेहतरी इस मुल्क की बिल्कुल दहाने पे खड़ी है। राना साहब, ये इंडिकेटर सारे इतने ही पॉजिटिव रहेंगे पोस्ट बजट भी? इंशाल्लाह बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि जो बजट आ रहा है वो भी इस एक होम ग्रोन बजट है, जिसके अंदर हम चीजों को रीसेट करने जा रहे हैं। जो अशराफिया की मराद थी उनको हम खत्म करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक अवाम दोस्त बजट आएगा, तो आप देखेंगे कि मुल्क बेहतरी की बिल्कुल गामजन होगा। अब 200 यूनिट वाली जो मुफ्त बिजली वाली बात है, आप लोगों ने वादा किया था सर, वो बजट में लोग एक्सपेक्ट करें? बिकॉज आपका तो मईशत पे बड़ी कम नजर भी होती है। अगर आपने हमारा मंशूर पढ़ा था तो उसमें 200 यूनिट की मुफ्त बिजली का मंशूर में कहीं नहीं लिखा हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, मरियम साहिबा ने भी कहा था, मुझे मंशूर का नहीं पता। नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा था। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल भी नहीं कहा था। मरियम बीबी ने इसका जिक्र किया था, लेकिन हमने उसके बाद जब हमारा मंशूर आया तो उसमें हमने इस चीज को शामिल नहीं किया। हमने बिजली सस्ती जरूर करनी है, इंडस्ट्री के लिए सस्ती करनी है। हमने कोल जो है, जो इंपोर्टेड कोल है, उसको लोकल कोल से तब्दील करना है अपने टेन्योर के अंदर। हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी को तरजीह देनी है, हमने डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है और हमने रिफॉर्म्स लानी है पावर सेक्टर में, जो कि लॉन्ग टर्म हो, और वो सब कुछ हम करेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो बेसिकली ये 200 यूनिट वाली बात जो है वो इलेक्शन कैंपेन का नारा था, क्योंकि हमजा शहबाज साहब भी कहते रहे। ये इलेक्शन की कैंपेन में हमने इसको नहीं कैंपेन का, इसको कैंपेन के अंदर अब मेरे पास शॉर्ट्स नहीं है राना साहब, वरना मैं आपको सुना देती। चलिए, पार्टी बैन करने पे कमेंट कर दे, मैं फिर अजहर साहब से गारंटी से बता रहा हूं कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा नहीं था, और इसका अगर जिक्र एक आधी स्पीच कहीं हुई तो वो दोहराई नहीं गई, क्योंकि जब हमारा मंशूर आ गया तो हमने उस मंशूर के मुताबिक चले थे। मैं आपको इस पे चैलेंज कर कि हमारे नहीं, मैं मंशूर का तो खैर मैं चैलेंज कर ही नहीं रही, मंशूर में डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पे मंशूर से ज्यादा फेस वैल्यू पे लीडर क्या कह रहा है वो लिया जाता है। बट एनीवे सर, पार्टी बैन करने पे मैं चाहती हूँ जरूर आप, राना साहब ने कहा कि जी कैबिनेट के अंदर जेर गौर है, और हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी ऐसी कोई भी खबर पहले कहीं और से आती है, तो ये बात पहले सेनेटर फैसल वाउडा ने की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने की। सर, किसी का ये किसी के शौक से कोई पार्टी बैन नहीं होती, और पार्टी को किसी को बैन करना कोई अच्छा अमल नहीं है। लेकिन अगर एक जमात एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दे और स्टेट के अंदर पोलराइजेशन का माहौल बनाए और नफरत के बीज बोए और उसके शवायद मौजूद हों, तो ये चीज हो सकती है। अगर ऐसे शवायद मौजूद हुए, अगर ऐसे मामलात क्लियर कट हुए और वो नजर आए, तो कोई भी पार्टी बैन करनी होती है, वो हुकूमत नहीं करती, उसके अंदर अदालती अमल भी शामिल होता है। तो वो ड्यू प्रोसेस अगर ऐसा कहा है कि कैबिनेट में ज़ेरे बहस है, मैं तो नहीं कह रही, मैं आई ऑनेस्टली इवन डोंट नो, मुझे नहीं पता कि प्रोसेस क्या है, बट ये राना साहब ने कहा है, उनकी स्टेटमेंट है कि कैबिनेट में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने उसकी क्लैरिटी आपको दे दी। जी अजहर साहब। अच्छा, मैं बताऊं, देखिए कौलो फिल में तजाद होना मुनाफिकत कहलाती है। आप इसका सबूत देख लें, फैसल वाडा जैसे लोग और बाकी सारे लोग कहते रहे कि इंतखाबी निशान नहीं होगा, बल्ला नहीं लिया जाएगा। इंतखाबी निशान लेके पार्टी बैन कर दी है ना, सेक्शन 215 और आर्टिकल 17। पार्टी को अगर बैन करना है तो मुल्क की सालमियत और उसके सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन सर, अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहा जाता ना, लेकिन शायद अब उस स्टेप की तरफ बात जा रही है, यही कहा जा रहा है। नहीं, इशू ये नहीं है, इशू जरा समझना है आपको। वजह ये है कि वो ज़हनों पे सवार है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब अब इंतखाबी नहीं देखे ना, आज वो अपना थी ना मखसूस नशिस्तों वाली, उनमें मखसूस नशिस्तों में आइन की गलत तशरीह करके आइन खुद बनाया इन लोगों ने, तोड़ के कहते हैं कि नहीं जी हमारा हिस्सा भी हमें दे दें, जो हमारा हिस्सा है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपके सामने, वो बात को समझिएगा। कोलो फील्ड में तजाद है। अब जो महंगाई की बातें करें, 200 यूनिट का कई तकरीरें हुई,
पर बिलावल भुट्टो ने जो इनकी हुकूमत का हिस्सा उन्होंने है, 100 यूनिट का कहा था। जी बिल्कुल, मैंने 200 यूनिट ही कहा था। फिर एक और बात बताऊं, अभी बताएं, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली यूनिट 85 रुपए 80 रुपए से ऊपर जा चुका है। फिर अभी रिसेंट ले लें आप, पेट्रोलियम की कीमतें बैन अवी कीमत में नीचे आई, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया। 5 7 10 दिन वेट कर लेते हैं ना। राणा साहब कह रहे हैं कि अवाम फ्रेंडली बजट होगा, ये इनकी जमात के और लोग भी कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ मिलेगा बजट में। नहीं 15 रुपए कहा था, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया 15 रुपए। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने वैसे वजीर पेट्रोलियम है, वो कहते हैं मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये मीडिया ने चलाई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, मैंने सबूत लगाए हैं, मैंने आज लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस हो गया कि बताएं ना ये पेट्रोलियम की प्राइस मैकेनिज्म फिक्स कैसे कर रहे हैं। बैन और ये आज तक मैं चैलेंज करता हूं इनको, लाइन दिखा दें कि किस तरह से पेट्रोलियम की प्राइस फिक्स कर रहे हैं। खुदारा कौम अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। ये जो पार्टी को बैन करना, हैदराबाद साजिश की तर्ज पर कोशिश उन्होंने शुरू की, जो रावलपिंडी में पहले आप अंदाजा लगाए ना, एक सहाफी इकट्ठा किया, वो बैठ के एक रिपोर्ट बनाई कमिश्नर ने, यानी ब्यूरोक्रेसी को साथ। अगला लाहे अमल बताएं ना, मेरे पास वक्त भी अभी थोड़ा सा कम है, अगला लाहे अमल बताएं। एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरदारी साहब के पास जाना चाहिए, वो उनके लिए दरवाजे खोलेंगे। देखिए एक बात तो मैं बताऊं, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के हक में था। अच्छा। मैंने उससे ये बात कही थी, ये मैंने खुद कही थी बात। हमारे पार्टी के लिए लीडरशिप, पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने इस बात से इत्तेफाक नहीं है। ये सियासी अमल है, ये चलना चाहिए। और मैं आज भी समझता हूं कि स्ट्रॉन्ग है, भाई बात है कि हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर के करप्शन, इन्होंने तो करप्शन का नैब का इदारा ही बंद कर दिया, और नैब इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हमें नजर आ गया है। बड़े बड़े दावे किए गए। मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दरवाजे खोलने चाहिए। आप लोग की जमात एक दूसरे के साथ क्यों अग्री नहीं करती डिफरेंट चीजों के ऊपर? जलसे तारीख देते हैं, जलसे की तारीख विड्रॉ कर लेते हैं। रिवात में इजाजत दे दी थी अगर आपको जलसा करने की, तो कर लेना चाहिए था, आप लोग उससे मुकर गए। देखिए उसकी देखिए वजह पार्टी का इशू नहीं है। इस वक्त मसला ये है कि हमारा लीडर है जेल के अंदर, उनसे मिलना जमीन जो यानी इतना मुश्किल काम है। यानी मेरी 6 महीनों में सिर्फ 2 मुलाकातें हो सकी हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर लिया और मैं लास्ट अपना फ्राइडे वाला दिन गया हूँ उनके पास। भाई उनको वो बाहर आए, बाहर आके देखिएगा, जलसे जुलूस भी होंगे, सब कुछ होगा। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। साहब मैं वन लाइन कमेंट राणा साहब से लेना चाह रही हूँ, क्यों जलसों की इजाजत नहीं देते राणा एहसान साहब आप लोग इनको अभी जलसे की इजाजत मिली रावत के अंदर और ये भाग गए, क्योंकि इनको पता है आवाम निकलेगी। वो इस्लामाबाद में करना चाहते हैं ना, रवाट टेरिटोरियली तो इस्लामाबाद में आता है, लेकिन वो इस्लामाबाद तो नहीं है ना। अगर इतनी इनको एतमाद है, अवामी पजीरा है, फिर तो रवात में कर लेते। असल इशू ये कि इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, इनके पीछे अवाम नहीं है। ये सिर्फ एक इंतशारी टोला है जिसका काम ही यही है कि मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आने देना है, ना माशी इस्तेहकाम आने देना है। मैं मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया राणा एहसान अफजल साहब, आपके वक्त के लिए। अदर सिद्दीक साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने आज वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।